हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आज हम 12th की फिजिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल दी प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी प्रकाश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जब भी आप कभी भी किसी भी अंधेरे कमरे में गए होंगे तो उस कमरे में रखी हुई कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इसके बाद में जब हम उस कमरे में अपने हाथ में मोमबत्ती या फिर फोन की लाइट या फिर कोई दूसरी लाइट लेकर के जाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई हमें वो सभी की सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या हो, मोमबत्ती की ज्वाला से जो दीप्त विकिरण किरणें निकलती हैं, वो विकिरण किरणें जब भी किसी भी वस्तु से टकरा करके हमारी आंख में वापस लौटती हैं तब फिर वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो आइए हम इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कोई भी एक वस्तु रखी हुई है, ऐसे करके ये कोई भी वस्तु रखी है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। जैसे मान लिया यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, वो खड़ा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ये इसकी छोटी छोटी सी दोनों आंखें हैं, ये व्यक्ति है और इसके आंख में यहाँ पे लाइट है। तो ये इसके हाथ की जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती से चलने वाली प्रकाश किरणें जब भी इस वस्तु पे टकरा करके ऐसे वापस लौटेंगे और हमारी आंख में प्रवेश करेंगी तब फिर ये वस्तु में स्पष्ट दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। और प्रकाश कभी भी हमें खुद नहीं दिखता, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किन्हीं भी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये प्रकाश की परिभाषा आप सभी लोग नोट कर लेंगे। तो इसमें क्या देखा, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यानी कि प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। और हम यहाँ पे जानेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो सबसे पहले नोट कर लेना, प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो इसके बाद में एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे, जो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आई होप इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये प्रकाश की चाल नोट कर लेना। इसके अलावा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। तो आइए अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी छोटे थे तब हमने देखा था कि जैसे कोई भी अगर शीशा लेते हैं और शीशे को साइड में अगर लेकर के सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं तो उस शीशे पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दूसरी दिशा में आपतित हो जाती है। यानी किसी भी दीवार के दूसरे वाले सिरे पर हमें प्रकाश के धब्बे से दिखाई देते हैं, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश की जब कोई एक किरण किसी भी चिकने या पॉलिश धातु से टकराती है तो अपने उसी मार्ग से उसी निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम इसे चित्र कैसे समझते हैं कि इसका आगे का चित्र क्या होता है। जो इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं उन दोनों नियमों के बारे में यहाँ पे जानने की आप कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक दर्पण बना लिया mm डैश। यहाँ पे ये कोई एक दर्पण mm डैश था। जब इस mm डैश दर्पण पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है ऐसे, ये हमने मान लिया ये वाली P Q प्रकाश की आपतित प्रकाश किरण थी। और जब ये प्रकाश किरण इस दर्पण से टकराती है तो ये निश्चित दिशा में उसी मार्ग से वापस लौट जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण डाली जाती है इस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। जो प्रकाश किरण डाली जाती है किसी भी दर्पण पर उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण टकराने के बाद में दूसरी तरफ परावर्तित होती है यानी कि लौटती है, उस प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, जो प्रकाश किरण दर्पण पे डाली जाती है इसे आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात दूसरी दिशा में परावर्तित होती है या दूसरी दिशा में निकल जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ये बीच वाला बिंदु होता है जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरण आपस में मिलती हैं, इसे हमने Q नाम दे दिया। और जो आपतित प्रकाश किरण थी इसे PQ नाम दिया, और जो परावर्तित प्रकाश किरण थी इसे QR नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इनके बीच में एक अविलंब डाला, यानी कि जिसे नॉर्मल कहेंगे, जो कि बिंदु Q से होकर के जाएगा। तो इनके बीच में एक अविलंब डाल दिया Q।
तो हमने इनके बीच में एक अविलंब डाल दिया। ये जो अविलंब है वो इसे नाम दे दिया n अविलंब। तो आइए अब इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं इन कोणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला एंगल आपको दिख रहा होगा PQN, यानी कि आपतित किरण और अविलंब के बीच बनाए गए इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ये वाला जो एंगल तुम्हें दिख रहा होगा आपतित किरण और अविलंब के बीच बनाए गए इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ये I लिख लिया, ठीक है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करेंगे और इसके अलावा जो दूसरा कोण बनेगा वो इधर की तरफ अविलंब तथा ये जो परावर्तित किरण जाती हुई दिख रही है, यानी कि अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनाए गए इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया परावर्तन कोण, और इस परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो शायद आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आपतित किरण और अविलंब यानी कि ये PQ किरण और ये QN किरण के बीच जो भी कोण बनता है इसे आपतन कोण I कहते हैं, और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो भी कोण बनता है इसे परावर्तन कोण R कहते हैं। यहीं से परावर्तन के दोनों नियम बनते हैं। तो आइए अब यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। पूरे के पूरे दोनों नियम इन्हीं चित्रों के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा ये जो आपतित प्रकाश किरण जा रही है, ये वाली जो प्रकाश किरण जा रही है, और ये इस तल से यानी कि चिकने तल से टकराने के बाद में इसी दिशा में वापस लौट रही है, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और ये एक बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही होंगी। ये वाला बिंदु जहाँ पे क्यों पड़ा है, यहीं पर एक अविलंब पड़ा हुआ है, तो इस वाले बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये बात आ रही होगी आपको समझ में। तो यहाँ पे पहला नियम लिखेंगे ऐसे करके। यहाँ पे पहला नियम लिखा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो शायद आप सभी ने इतना नोट कर लिया होगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इस वाली लाइन में, इस वाले फिगर में ये दिख रहा होगा, ये वाली आपतित किरण जा रही है जो इस बिंदु पर मिलती है, और परावर्तित किरण भी इसी बिंदु से होकर के जाती है। और ये अविलंब है, अविलंब भी ऊपर से आया, एक ही बिंदु पर मिला, जिस बिंदु पर मिलते हैं ये तीनों उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पीछे का तल है, ये व्हाइट बोर्ड का तल है। ऐसे करके आप जहाँ कहीं पर भी फिगर बनाओगे वो एक ही तल होगा, ठीक है। तो इसके आगे अब हम आगे दूसरा नियम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच जो कोण बनाया जाता है अविलंब को मिला करके इसे आपतन बिंदु और परावर्तन कोण कहते हैं। ये जो एंगल दिख रहे होंगे आपको, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर दिख रहे होंगे। बराबर करने के लिए हमने क्या किया था, इनके बीच में अविलंब डाला था। तो जब अविलंब यहाँ पे डाल दिया था तो ये दोनों कोण बराबर हो गए थे, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में। यानी कि दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कि ये वाला I और ये वाला R दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा नियम लिखेंगे ऐसे करके। यहाँ पे हेडिंग डाल दी, दूसरा पॉइंट डाल दिया ऐसे। यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण, ऐसे आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करेंगे और परावर्तन कोण को R से, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे करके, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो आप सभी को इतना आ गया होगा समझ में।